हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं समरी राइटिंग। अब आपके एग्जाम्स में अगर मैं आपका पेपर उठा के आप लोगों को दिखाऊं तो आपको ना नॉन टेक्सचुअल पैसेज जो होता है ना उसके अंदर आपसे समरी बोला जाता है लिखने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको समरी कैसे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया था, और मैंने पहले वाली क्लासेस में आपको जब नॉन टेक्सचुअल पैसेज पढ़ाया था एपीजे अब्दुल कलाम वाला, उसके अंदर भी मैंने बोला था कि यार समरी राइटिंग ना मैं आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने होते हैं। तो क्या करेंगे वो देखो, इसके अंदर ना इन्होंने एक पैसेज दिया, अच्छा खासा पूरा पेज पे पैसेज है, और बेटा वहां पे नीचे लिखा रीड द पैसेज गिवन एंड राइट अ समरी ऑफ इट, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू दी समरी। आपको एक सूटेबल टाइटल भी देना है समरी को। तो आज की क्लास के अंदर हम समरी राइटिंग ही करने वाले हैं। पहले आप पैसेज पढ़ोगे फिर आप समरी लिखोगे। पहले हम क्या करेंगे, हम एक पैसेज को पढ़ेंगे और उसके समरी को देखेंगे, फिर मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लो और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बेटा जी अच्छे खासे मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने नंबर खो दो। अब जैसे यहां पर ये एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज आपको प्रीवियस ईयर पेपर में दिया हुआ था। प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया था कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम इन फुल अबुल पाकिर जैनालब्दीन अब्दुल कलाम born October 15, 1931। भाई 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम, इंडिया में। चल जाओ जी, चल जाओ, कोई बात नहीं, वेरी गुड। हाँ देखो, मुझे लगता है इंडिया में जितनी भी चीजें हैं ना, अगर वो खराब हो जाती है तो उन्हें टैप कर दो तो ठीक हो जाती है। मतलब मुझे लगता है इंडिया लातों का भूत है, ये बातों से नहीं मानता। बच्चे भी यहाँ के, लोग भी यहाँ के है ना। सुनो मेरी बात। अब देख लो हम लोग कितनी गंदगी फैलाते रहते हैं। हम लोगों को रूल्स फॉलो करने को बोलो हम नहीं करते हैं, है ना। हमें जबरदस्ती हेलमेट लगवाना पड़ता है। हम कितने ज्यादा ऐसी चीजों में ध्यान देते हैं, है ना। बहुत सी बार हम लोग मतलब मुझे लगता है कि हमें सब चीजें चाहिए कि विदेशों जैसी हों, इतनी साफ सफाई विदेशों जैसी हों। हम उनसे अपने कंट्री को मतलब वो करते रहेंगे, रिलेट करते रहेंगे और कंपेयर करते रहेंगे, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना खुद नहीं करना है। मतलब वहां की जनता से खुद को नहीं कंपेयर करते कि वो लोग भी तो नहीं फैलाते गंदगी, तो हम क्यों फैला रहे हैं। वो लोग जैसे साफ रहते हैं हम क्यों नहीं रहते। हम पी के चीजें वहीं फेंकते रहते हैं, खा के रैपर्स वहीं फेंक देते हैं, है ना। तो ये तो हमारे ऊपर है ना। अगर हम इंसान भी ढंग के बन जाएं, इतनी सारी नई नई चीजें देश के अंदर हो रही हैं और उनको भी तोड़ रहे हैं लोग, गंद फैला रहे हैं। ट्रेन है, इतनी सारी नई नई ट्रेन आ रही है, सबकी हालत खराब कर रहे हैं। ओह हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। आ जाओ, वापस आ जाओ। कहने का मतलब मेरा ये था कि तुम्हें समरी लिखना है बच्चों। ये पैसेज तुम्हें दिया रहेगा इस तरीके का। देखते हैं पैसेज क्या है। रामेश्वरम, इंडिया, डाइड जुलाई 2015, शिलोंग। इंडियन साइंटिस्ट हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। अभी क्या थे ये, इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया किस चीज के अंदर, इंडिया की जो मिसाइल थी और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम थे उसके अंदर, उसको डेवलप करने के अंदर। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। 2002 से लेकर 2007 तक ये प्रेसिडेंट रहे भारत के। कलाम अर्नड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब बता दिया भाई, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री हासिल की थी फ्रॉम दी मद्रास इंस्टीट्यूट। कहां से, मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से। एंड इन 1958 और 1958 के अंदर ज्वाइंड दी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब DRDO इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। इन 1969 में ही मूव्ड टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में मूव कर गए ये, वेयर ही वाज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द SLV-3, जहां पर ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे SLV-3 के। The first satellite launch vehicle that was both designed and produced in India, पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो डिजाइन भी भारत में हुआ था और प्रोड्यूस भी भारत में हुआ था। ठीक है, पहले क्या करते थे, दूसरे देशों से लेकर आते थे, बट यहां अब की बार हमने ही किया था। सो रीजॉइनिंग DRDO इन 1982, कलाम प्लान्ड द प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिसाइल्स। फिर उन्होंने ज्वाइन किया DRDO 1982 में फिर से, और प्लान किए प्रोग्राम जिसके अंदर हमने बहुत सारे सक्सेसफुल मिसाइल्स जो है वो बनाए, विच हेल्प्ड ऑन हिम द निकनेम मिसाइल मैन, जिसकी वजह से उनको उनका निकनेम मिला मिसाइल मैन। Among those successes was Agni, India's first intermediate range ballistic missile, which incorporated aspects of the SLV
SLV3 एंड वाज लॉन्च्ड इन 1989। अब ये क्या बताया, उन्हीं सब सक्सेसेस के बीच में, है ना, अमंग दो सक्सेसेस वाज अग्नि, उन्हीं सक्सेस में एक सक्सेस थी अग्नि, इंडिया की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच इनकॉर्पोरेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ, जिसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, SLV3 वाले एस्पेक्ट्स थे, एंड वाज लॉन्च्ड इन 1983, और वो 1983 के अंदर लॉन्च की गई। कलाम रिमेन्ड कमिटेड यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। अभी कलाम जो है वो लगातार डेडिकेटेडली काम करते रहे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि वो भारत को ट्रांसफॉर्म कर पाए और अपने देश को बदल पाए, एंड सर्व्ड एज लेक्चरर एट सेवरल यूनिवर्सिटीज, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एज अ लेक्चरर भी अपनी सर्विसेज दी थी। कलाम रोड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग एन ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, बहुत सारी किताबें लिखी है जिनमें से एक है विंग्स ऑफ फायर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ही रिसीव्ड द पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, एंड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। अब ये पूरा आपको दिया हुआ है। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन बोला, बोले समरी राइटिंग 5 नंबर का, 5 नंबर का एग्जाम में समरी राइटिंग बोला आपको। देखो, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A, अभी क्वेश्चन नंबर 4A था, एंड राइट अ समरी ऑफ इट। आपको समरी लिखना, सूटेबल टाइटल टू दी समरी, आपको सूटेबल टाइटल भी देना है समरी को। अब आप मुझे सबसे पहले बताओ कमेंट करके कि आप इसको क्या टाइटल दे सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप इसको बहुत इजीली एक टाइटल दे सकते हो। मुझे बताओ क्या टाइटल आप इसे देना चाहोगे, और क्या टाइटल आप दे सकते हो, एक्चुअली देना चाहोगे नहीं, दे सकते हो। बताओ, क्या हम इसे टाइटल दे सकते हैं बढ़िया सा, हम इसे सिंपल सा टाइटल दे सकते हैं, दी मिसाइल मैन, क्योंकि उन्हीं के बारे में है। दी मिसाइल मैन उन्हीं के बारे में, उनकी सारी उपलब्धियों के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है ना, हाँ या ना। तो बस हमने क्या देना है, हमने एक टाइटल दे देना है, और फिर उसके बाद हमने समरी लिखना शुरू करना है। तो टाइटल हमेशा सेंटर में लिखेंगे, और हम यहां पर, हाँ, मैं ये देख रही थी कि मैंने इसमें ऐड किया है या नहीं किया, ठीक है। तो सेंटर में हमें हमेशा हमारा टाइटल लिखना है, द मिसाइल मैन हमने सेंटर में लिख दिया। अब एक बार ना इस समरी को पढ़ो, ठीक है। जैसे यहां पर हमने टाइटल दे दिया है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, या हम सिंपल टाइटल दे सकते हैं दी मिसाइल मैन, ये भी दे सकते हैं। सेंटर में लिखना हमेशा टाइटल को, ठीक है। देखो, जब यहां पर लिखना शुरू किया तो हमने लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, born in 1931 in रामेश्वरम, was an eminent Indian scientist and the 11th president of India। अब हमें ना जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है ना, उसको छोटा करके लिखना है। हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन नहीं देना होता, हमें उस पूरे पैसेज का सार लिखना होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है, डिटेल दी, अब देखो यहां पर ना कितनी चीजें लिखी थी। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम दिया हुआ था, उनका जन्म इतनी तारीख को हुआ, रामेश्वरम में हुआ, इंडिया में हुआ, उनकी मृत्यु इतनी तारीख को हुई, शिलोंग में हुई, वो उस इंडिया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और वो यहां से यहां तक प्रेसिडेंट रहे। स्टार्टिंग में देखो कितनी सारी डिटेल थी, उस डिटेल को हमने छोटा करके कैसे लिखा, उस डिटेल को हमने लिखा कि भाई APJ अब्दुल कलाम, हमने उनकी नाम का पूरा जो डिटेल दिया हुआ था वो हटा दिया, हाँ या ना। बॉर्न इन 1931, हमने सीधा बताया 1931 में इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो डिटेल दी हुई थी वो हमने उड़ा दी कि भाई अक्टूबर 15 1931, ये अक्टूबर 15 हमने उड़ा दिया, हमने सिर्फ लिखा 1931 में जन्म हुआ था रामेश्वरम में। फिर हमने ये डेथ वाली चीज को अभी के लिए हटा दिया, ठीक है। फिर हम इसको अब शॉर्ट करके लिखेंगे कि वो इंडियन साइंटिस्ट थे हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। इसको हमने कैसे लिखा, हमने सिर्फ इसमें इतना लिखा, वॉज एन एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट, वहां से हमें पता चला कि वो प्रख्यात इंडियन साइंटिस्ट थे, एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 से 2007 तक। फिर आ गए सीधा हम किस वाली बात पे कि भाई वो प्रेसिडेंट भी रहे थे भारत के 2002 से 2007 तक। तो इस वाली सारी लाइन को हम खा गए, और हमने इसमें से सिर्फ एक चीज उठाई कि वो एक बहुत ही प्रख्यात भारतीय साइंटिस्ट थे, दैट्स इट। उसके बाद उनका क्या रोल था सब चीजों में वो अभी हमने नहीं लिखा, वो डिटेलिंग हमने नहीं लिखी, वो नाम वाम देने वाली चीज हमने नहीं करी। हमेशा समरी ऐसी ही होती है, जो डिटेल्स है वो पैसेज के अंदर है, किस किस चीज के बारे में डिटेल दी है हमें बस वो समरी के अंदर डालना होता है। जैसे हमने डाला कि अब्दुल कलाम जी थे, इनका जन्म तब हुआ था, ये एक बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट थे, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे यहां से यहां तक। कितना आसान हो गया हमारे लिए, बाकी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने उड़ा दी।
उसके बाद हमने क्या लिखा, ही अर्न्ड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये वाला पार्ट हमने यहां से उठाया कि भाई उन्होंने जो अपनी डिग्री थी ना यहां पे, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यही तो दिया हुआ है, कलाम अर्न्ड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन 1958 जॉइंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या लिखा यहां पर, हमने लिखा ही अर्न्ड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये लिख भी सकते थे, नहीं भी लिखना जरूरी नहीं है। ही जॉइन डीआरडीओ इन 1958, पहले उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने इसरो ज्वाइन किया था, यहां पे उसके बाद ही लिखा है ना कि बाद में वो मूव कर गए थे इधर, वेयर ही वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3। अब मैं इसको शॉर्ट करके कैसे लिख सकती हूं, मैंने लिख दिया ही जॉइंड डीआरडीओ, इतने में उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया और बाद में वो इसरो में मूव कर गए, ठीक है, जहां पर उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट को लीड किया। सिंपल, जहां पर उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट को लीड किया। रिटर्निंग टू डीआरडीओ, अब फिर हमने बाकी सारा काट के सीधा हमने बोला रीजॉइनिंग, डीआरडीओ में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल मिसाइल्स बनाई जहां से उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। तो अब हमने लिखा कि रिटर्निंग टू डीआरडीओ, डीआरडीओ में आ गए 1982 में और की रोल प्ले किया इंडिया की मिसाइल डेवलपमेंट में, और वहीं से उन्हें मिसाइल मैन का नाम मिला। चीजों को छोटा करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को निकाल फेंकना है, और जो की इवेंट्स हैं उनको ही समरी में ऐड करना है, ठीक है। He contributed to the launch of Agni missile and promoted the use of science and technology for national development. सिंपल सी चीज, अ रिस्पेक्टेड ऑथर एंड लेक्चरर। अब हमने बोला कि भाई विंग्स ऑफ फायर, जैसे हमने बोला कि वो लिखते भी थे, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी विंग्स ऑफ फायर, तो उसकी जगह हमने लिख दिया कि भाई वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑथर और लेक्चरर थे, वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जाते थे अपने लेक्चर देने के लिए। He received several prestigious awards। अब हमने वहां पे लिख दिया कि उन्हें बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले, भारत रत्न मिला के। पैसेज में दिया हुआ है कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनके नाम की, ही रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड, है ना। हमने लिखने टाइम ये नहीं किया, हमने सिर्फ ये बोला कि भाई उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले भारत रत्न मिला के, और ही पास्ड अवे इन 2015, और एंड में हमने डाल दिया कि भाई उनकी मृत्यु हो गई 2015 के अंदर। जो ये वाली चीज थी ये हमने लास्ट में डाली। अब इससे क्या पता चलता है, इससे कुछ चीजों का पता चलता है, समरी में क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या चीजें नहीं लिखनी, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, हर एक लाइन में से सिर्फ वो चीज उठा लो जिसके बारे में बताया हुआ है, बाकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो डिलीट कर दो जब भी समरी लिख रहे हो। एक तो समरी जो है पैसेज से छोटा होगा, ठीक है, पैसेज मान लो अगर 100 वर्ड्स का है तो समरी आपका 30 वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो ये वाला रेशियो रहता है हमेशा समरी का कि सब पैसेज बहुत ज्यादा बड़ा होता है बट समरी उसका छोटा होता है। तो समरी के अंदर हमेशा आपको क्या करना है, हर एक लाइन से की पॉइंट्स उठा लेने हैं और केवल वो की पॉइंट्स ही लिखने हैं अपनी लैंग्वेज में, एग्जैक्ट उठाकर नहीं लिखने पैसेज से, अपनी लैंग्वेज में। तो पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 हम क्या करेंगे, हम जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है उस चीज को लेकर वो हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे समरी के अंदर से। हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं डालना है। जैसे कोई भी डिटेल दिया है, जैसे कोई भी टाइप्स दिए हैं, ठीक है, कि भाई कितने टाइप की कोई चीजें होती हैं, या कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ अवार्ड्स उन्हें मिले या कौन कौन से अवार्ड्स उन्हें मिले। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको बोल रही हूं कि अगर किसी भी चीज का टाइप दिया हुआ है या अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको हटा देने हैं। जैसे अलग अलग अवार्ड्स के नाम दिए हुए थे वो आपने हटा दिए, ठीक है। अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं अगर किसी चीज के, कि ऐसा डांस वैसा डांस, 3 तरीके के डांस होते हैं, आपको वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटा देना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज और ये आपको समरी राइटिंग में मदद करेगी। आप जो टाइटल हमेशा डालोगे ना बेटा, ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को, आप जो टाइटल हमेशा डालोगे, आप देखो पूरा पैसेज एक्चुअल में किस बारे में बात कर रहा है, वो जिस भी बारे में बात कर रहे हैं वही आपके पैसेज का टाइटल हो जाएगा।
जैसे यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात हुई, तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक चीज पैसेज में पता थी, मिसाइल मैन उन्हें दिया गया, हमने उसी को उठा के अपना टाइटल बना दिया, क्योंकि टाइटल जो होता है वो काफी कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। आप देखो आपके चैप्टर्स के जो नाम होते हैं वो कितने मजेदार होते हैं, तभी तो आपका मन करता है पढ़ने का, तभी आपको इंटरेस्ट जो है वो आता है किसी भी चीज के अंदर, है ना। ये हैं आपके कुछ पॉइंट्स। अब वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है, आपका पैसेज का वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 5 मार्क्स का सवाल दिया है तो यहां पे आपको ना, मुझे लगता है कि आपके पैसेज के अकॉर्डिंग आप अपना लिखोगे। मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर 100 वर्ड्स का पैसेज है तो 30 वर्ड्स में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लंबा कोई समरी नहीं लिखना है, समरी देख लो इतना लंबा लिखना है। अभी पैसेज कितना लंबा था, यहां पे शुरू हुआ, ये 1 2 3 पेज पे पैसेज आया मान लो, तो हमने समरी को केवल 1.5 पेज का कर दिया, मात्र 1.5 पेज का कर दिया हमने, हाँ या ना। तो 1 से 1.5 पैराग्राफ, तो आप ये समझ लो कि 80 वर्ड्स मान लो, 60 to 80 वर्ड्स के अंदर आपको समरी डालना है, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको कम से कम 60 to 80 वर्ड्स के अंदर अपना समरी डालना है। अब बच्चे बहुत सी बार ये क्वेश्चन करते हैं, मैंने देखा था, मैम मुझे पेजेस में बताओ। भाई पेजेस में मैं नहीं बता सकती, क्यों नहीं बता सकती, रीजन क्या है पेजेस में नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप बड़ा बड़ा लिखते हो, आप छोटा छोटा लिखते हो, आप पास पास लिखते हो, आप दूर दूर लिखते हो, है ना। तो पेजेस में नहीं, टीचर्स हमेशा देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है बच्चे ने पूरे किए हैं या नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि 60 to 80 वर्ड्स जो है आपके लिए एनफ हैं 5 मार्क्स के नंबर के लिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि समरी हमेशा छोटा ही होगा, आपको पैसेज भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो समरी ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, समरी हर एक चीज का छोटा ही होता है। एक और क्वेश्चन से हम आगे देखो करते हैं, ये एक और क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज है। क्या दिया है, A classical dance is a dance which is created or choreographed and performed according to the tenets of the Natya Shastra. The two broad aspects of classical dancing are the Tandav and Lasya. Power and force are typical. एक बार तुम लोग रीड करो पहले से, मैं चाहती हूँ एक बार तुम रीडिंग करो, मैं रीडिंग करती हूँ ना तो तुम ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, सो आई गेस रीड किया होगा। क्या कह रहे हैं, अब ना पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है जब भी आप लिख रहे हो, और जब आप समरी लिखोगे ना तो आप एक 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 एक, एक करके लिखोगे, मतलब पैसेज की हर 2-3 लाइंस को देखो, उसके अंदर से अपना क्रक्स निकालो, फिर 2-3 लाइंस को देखो, फिर अपना क्रक्स निकालो, फिर 2-3 लाइंस को देखो, फिर अपना क्रक्स निकालो। जैसे अ क्लासिकल डांस इज अ डांस विच इज क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड, जो क्रिएट किया जाता है और कोरियोग्राफ किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ नाट्य शास्त्र। टेनेट्स ऑफ नाट्य शास्त्र एज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ नाट्य शास्त्र, ठीक है, द बिलीफ्स ऑफ नाट्य शास्त्र। द टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर तांडव एंड लास्य। 2 एस्पेक्ट्स हैं क्लासिकल डांसिंग के, तांडव और लस्य। पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द तांडव, तांडव के अंदर पावर और फोर्स होता है, while ग्रेस एंड डेलिकेसी आर द क्वालिटीज ऑफ लस्य, और लस्य के अंदर ग्रेस और ये सब चीजें होती हैं, डेलिकेसी होती है। तांडव इज एसोसिएटेड विद शिव, तांडव को शिव जी के साथ एसोसिएट किया गया है, लस्य को पार्वती जी के साथ एसोसिएट किया गया है। डांस दैट फोकसेस प्योरली ऑन मूवमेंट्स इज कॉल्ड नृत्य, वो डांस जो केवल मूवमेंट्स पे फोकस करता है उसे नृत्य बोलते हैं। while डांस दैट इज इंटरप्रिटेटिव, लेकिन डांस वो जो इंटरप्रिटेटिव होता है जिसे आप कुछ समझ सकते हैं, नेचर इज कॉल्ड नृत्य, उसे आप नृत्य बोलते हैं, ठीक है। A dancer in the classical tradition must undergo years of training. एक क्लासिकल डांसर, मतलब एक डांसर जो है क्लासिकल ट्रेडिशन के अंदर उसे कई सालों की प्रैक्टिस लगती है बिफोर दे कैन परफॉर्म ऑन स्टेज, इससे पहले कि वो स्टेज पर परफॉर्म करे। मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग इंक्लूड भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, भरत, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया भाई ये मेन स्कूल है,
ठीक है। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म इन इंडिया। भरतनाट्यम सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म है इंडिया का। इट वॉज वंस नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक भरतम, नाट्यम, देसियत्तम एंड सादीर। इन नामों से उन्हें पहले जाना जाता था। The districts of Tanjore and Kanchipuram in Tamil Nadu were the main centers where Bharatnatyam developed. अब उन्होंने बोला यहाँ पर क्या हुआ था, कांचीपुरम और तंजोर के अंदर भरतनाट्यम जो है वो बेसिकली डेवलप हुआ था। It was originally danced by देवदासीज। पहले कौन करते थे, जो टेम्पल डांसर्स होते थे, देवदासीज बोलते उन्हें, जो टेम्पल डांसर्स होते थे वो इसे परफॉर्म करते थे ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स, खास ओकेजन्स के दौरान। ओवर टाइम द डांस फॉर्म रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम किंग्स। धीरे धीरे करके डांस फॉर्म को राजाओं से सपोर्ट मिला एंड वेल्दी पीपल एंड इट मूव्ड बियॉन्ड इट्स सेक्रेड बिगिनिंग्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है भाई, एक चीज नहीं दी हुई इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे लिख सकते हैं। देखो हमने शुरुआत कैसे की। क्लासिकल डांस फॉलोज द रूल्स ऑफ नाट्य शास्त्र एंड इंक्लूड्स टू मेन पार्ट्स, तांडव एंड लस्य। अब हमें जो तांडव के बारे में डिटेल दिया था उसको हमने ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग लिख दिया, और जो लस्य के बारे में दिया हुआ था उसको हमने ब्रैकेट में ग्रेसफुल लिख दिया। स्टार्टिंग में दिया है ना, देखो नाट्य शास्त्र बोलते हैं। अब कितना लंबा लाइन था, क्लासिकल डांस इज अ डांस व्हिच इज क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ नाट्य शास्त्र। हमने सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखा, क्लासिकल डांस फॉलोज द रूल्स ऑफ नाट्य शास्त्र। उस पूरे का मीनिंग क्या था, तो मैंने यही बोला है, 2 से 3 लाइन उठाओ और उसका मीनिंग निकाल के रख दो। जो मीनिंग तुम्हें पता है वो मीनिंग रख दो वहां पे, ठीक है, कम इंफॉर्मेशन देना है वहां पे। तो यहां पे हमने वही किया। फिर उसके बाद क्या दिया था, देखो उसके बाद दिया था द 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर तांडव एंड लस्य। 2 ब्रॉड एस्पेक्ट बता दिए थे, तांडव और लस्य। और फिर तांडव और लस्य के बारे में ही बताया था कि तांडव के अंदर क्या होता है, फोर्स होता है, जबकि लस्य के अंदर डेलिकेसी होती है। तो यही चीज हमने फिर छोटी करके लिख दी। कैसे लिखी, मेन पार्ट्स 2 थे, तांडव जो स्ट्रॉन्ग होता है और लस्य जो ग्रेसफुल होता है। फिर हमें बताया गया था तांडव के बारे में और उसके बारे में कि इनको किससे रिलेट किया गया है। तो यहां बोला कि तांडव इज एसोसिएटेड विद शिवा। तांडव को किससे एसोसिएट किया था, शिव से, एंड लस्य को पार्वती जी से। तो आइए देखते हैं, तांडव इज कनेक्टेड टू शिवा। अब एसोसिएटेड की जगह क्या कर दिया हमने, कनेक्टेड। ये यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर लो, बहुत बढ़िया निकल के आया दिमाग में, कि आप क्या कर सकते हो, जब भी आप किसी भी चीज का समरी लिख रहे हो, और बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं, आप ना सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, पैसेज के अंदर जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं आप उनके सिनोनिम वर्ड्स यूज करो। जैसे अभी यहां पर इन्होंने किया, यहां पर क्या वर्ड था, आ गया, यस, तांडव इज एसोसिएटेड। यहां पर जैसे एसोसिएटेड वर्ड था तो हमने अपने समरी में वर्ड यूज कर लिया, तांडव इज कनेक्टेड। एसोसिएटेड कनेक्टेड सेम मतलब है बस। व्हाइल लास्य इज लिंक्ड टू पार्वती। द डांस इज ऑफ 2 टाइप्स, नृत्य एंड नृत्य। 2 तरीके का होता है, नृत्य और नृत्य। देखो यहां पे दिया हुआ था। अब आगे की लाइन क्या थी, ये रही, नृत्य और नृत्य के बारे में। तो डांस दैट फोकसेस प्योरली ऑन मूवमेंट इज नृत्य एंड इंटरप्रिटेटिव नेचर इज नृत्य। तो हमने यही चीज यहां लिख दी कि भाई मूवमेंट फोकस्ड कौन सा होता है, नृत्य होता है, और नृत्य क्या होता है, एक्सप्रेसिव होता है। इंटरप्रिटेटिव वर्ड के लिए हमने एक्सप्रेसिव वर्ड यूज कर दिया, इंटरप्रिटेटिव वर्ड की जगह हमने एक्सप्रेसिव वर्ड यूज कर दिया। समझ में आ रहा है? तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, लिख लिख के, जो भी पैसेज दिया है उसका क्रक्स निकाल के। तो आप हमेशा एक साथ लिखने की कोशिश मत करो, 2-2 लाइंस उठाओ पैसेज की और उनको आप शॉर्ट करके लिखना शुरू कर दो। जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी है, एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें से हटाओ, उसको सिंपल 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 छोटा फॉर्म में लिखकर समरी बनाओ, ठीक है? यस। उसके बाद क्या था, द मेन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, उसके बाद सॉरी, डांसर्स नीड्स इयर्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। कहां से लिया हमने ये? उसके बाद उन्होंने बोला कि अ डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन मस्ट अंडरगो इयर्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर दे कैन परफॉर्म ऑन स्टेज। कि भाई जो डांसर होते हैं क्लासिकल ट्रेडिशन के, उनको बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए। अब इसको सिंपल करके हमने कैसे लिखा, हमने इसको सिंपल करके लिखा कि भाई द मेन, ओके कहां गया, हाँ ये रहा, सिर्फ इतनी सी लाइन में आ गया, डांसर्स नीड्स इयर्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज।
सालों की उनको ट्रेनिंग चाहिए स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले। सिंपल था। द मेन क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स इंक्लूड भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी एंड कथक। Bharatanatyam is the oldest and most popular. It started in Tamil Nadu where it was performed by Devdasis and later gained royal support. बाद में उन्हें रॉयल सपोर्ट मिला कि भाई राजा जो है वो डांस पसंद करने लगे, उन्होंने इस कला को आगे बढ़ाया। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपल हमने बात आया कि भाई ये चार थे, भरतनाट्यम जो इनमें सबसे पॉपुलर था, ठीक है, और फिर क्या होता था, ये सब इंफॉर्मेशन हमने हटा दी, भरतम, नाट्यम, देसी अट्टम, सदीर, ये सब हटा दिया, ये तांजौर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, ये सब हटा दिया, है ना। सिर्फ हमने इसका इतना सा डाला कि तमिलनाडु के अंदर जो है भरतनाट्यम को डेवलप किया गया। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, तंजोर वंजोर, ये सब हमने हटा दी, ठीक है। फिर हमने बताया कि भाई देवदासी इसे परफॉर्म करती थी और बाद में राजाओं का इसे सपोर्ट मिला, दैट्स इट। तो राजाओं के सपोर्ट को हमने बता दिया रॉयल सपोर्ट, दैट्स इट। इट वाज परफॉर्म्ड बाय देवदासीज एंड लेटर गेन्ड रॉयल सपोर्ट। कितना इजी था बताओ, था ना। एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन कवर भी होगी। अब मुझे बताओ आप लोग इस टॉपिक को, इस समरी को क्या टाइटल दे सकते हो, बताइए क्या टाइटल दे सकते हो। सोचो और मुझे बताओ कोई एक टाइटल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में टाइटल लिखकर छोड़कर जाना। मैं अभी एक दो और करवाऊंगी तुमको पैसेज, जितने पैसेज प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया। ये दोनों पैसेज मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर से करवाए, तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और तुम्हें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और इतना ही लिखना है, उतना बड़ा पैसेज था उसमें इतना ही लिख लिया। ये अभी 61 शब्द होंगे, ये 60 वर्ड्स होंगे, कुछ इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। पानी पी लेती हूँ, इतने तुम ये पैसेज पढ़ो। पढ़ा पैसेज, क्या कहता है देखो। The forest was full of life. Birds chirped loudly in the trees, and the sound of the wind rustling through the leaves created a peaceful melody. अभी फॉरेस्ट के अंदर बहुत फुल ऑफ लाइफ, मतलब फुल ऑन आप देख सकते हो कि भाई हर जगह जीवन आपको दिखाई देगा। Birds chirped loudly in the trees. भाई ट्रीज में आप देखोगे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। एंड द साउंड ऑफ द विंड रसलिंग थ्रू द लीव्स, और हवा की आवाज आ रही है, सरसराहट की हवा की आवाज आ रही है जो पत्तों से होकर गुजर रही है, जिससे एक पीसफुल मेलोडी, एक शांत और मजेदार मतलब आवाज जो है वो सुकून भरी आवाज, प्यारी आवाज हमें देखने को मिल रही है। अ स्मॉल स्ट्रीम फ्लोड जेंटली थ्रू द वुड्स। अभी जंगलों में से, वुड्स मतलब जंगलों में से एक छोटी सी नदी बहकर आ रही है। इट्स क्लियर वाटर स्पार्कलिंग इन द सनलाइट, उसका साफ पानी चमक रहा है धूप में। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वेंट अबाउट देयर डे, और जो जानवर हैं वो अपने दिन की दिनचर्या कर रहे हैं। ईच बिजी विद देयर ओन टास्क, उनके खुद के कामों में वो व्यस्त है। द डियर मूव्ड साइलेंटली थ्रू द अंडरब्रश, their eyes sharp and alert. The rabbits hopped around, nibbling on the fresh grass that had grown after the last rain. At the edge of the forest stood a tall old tree. भाई forest के edge पे बड़ा सा लंबा सा पेड़ है। It had stood there for many years. बहुत सालों से वहां पर है। Its thick branches spreading wide. उसकी मोटी मोटी branches जो है वो फैली हुई है, providing shade for the animals below. नीचे जानवरों को छाया दे रही है। This tree had witnessed many seasons and over time it had seen the forest change. इस ट्री ने बहुत सारी चीजें देखी है समय के साथ और बहुत सारे बदलाव देखे और इस जंगल को भी बदलते हुए देखा है। Right? Some trees had fallen, कुछ पेड़ गिर गए, while others had grown tall and strong. बाकी के लंबे हो गए, strong हो गए। The old tree had seen many animals. अब बूढ़े ट्री ने बहुत सारे animals देखे हैं आते जाते हुए, and it watched the forest grow and thrive. और उसने फलते फूलते हुए, thrive as in grow and thrive, फलते फूलते हुए देखा है। In the
द क्वाइट ऑफ द इवनिंग एज द सन बिगेन टू सेट, अब शाम के सन्नाटे में जैसे धीरे धीरे गुजरता है, मतलब जैसे धीरे धीरे सूरज ढलता है, द फॉरेस्ट सीम्ड टू कम अलाइव इन अ न्यू वे, अब जो फॉरेस्ट है वो एक नए तरीके से जिंदा दिखता है आपको. द एनिमल्स सेटल्ड इन फॉर द नाइट एंड द एयर बिकेम कूलर, एनिमल्स अपनी अपनी जगह जाके सेटल हो गए हैं अपने घरों में और हवा ठंडी हो गई है. द ट्री स्टूड टॉल एज इट ऑलवेज हैड वॉचिंग ओवर द फॉरेस्ट, और वो पेड़ ऐसे ही खड़ा है जो पूरे फॉरेस्ट को देख रहा है. अब देखो कैसे इसका समरी लिखेंगे, बिल्कुल छोटा सा समरी मैंने इसको दिया है लिख के, क्योंकि ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं था. द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद लाइफ, पहली लाइन का देखो हमने क्या लिखा, पहली लाइन क्या थी, द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ, बर्ड्स चर्प्ड लाउड इन द, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बर्ड्स चर्प्ड लाउडली इन दी ट्रीज एंड द साउंड ऑफ विंड रसलिंग थ्रू द लीव्स, ये सब क्या है, ये सब है द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद लाइफ, भाई बहुत ही लाइफ थी. विद बर्ड्स सिंगिंग, बर्ड्स चर्प्ड की जगह क्या हो गया सिंगिंग, एंड एनिमल्स गोइंग अबाउट देयर डेली टास्क, और भाई जो बाकी के जानवर है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दिनचर्या के जो भी टास्क हैं वो कर रहे हैं. A small stream flowed through and the old tree at the edge of the forest had stood there for many years. एक छोटी सी स्ट्रीम जो है वो वहां से बह रही है. अब वो वाला डिस्क्रिप्शन हमने हटा दिया कि सन की रोशनी उस पर पड़ रही है और वो पानी चमक रहा है, ये सब हटा दिया हमने. फिर हमने ट्री के बारे में बताया, had stood there for many years witnessing the changes in the forest, और उसने हमेशा वहां खड़े होकर फॉरेस्ट के चेंजेस देखे. अब जो जो चेंजेस देखे वो हमने नहीं बताए, ठीक है, हमने वो नहीं बताया कि उसने बहुत सारे पेड़ों को मरते हुए देखा है, बहुत सारे जानवरों को आते जाते देखा है, बहुत सारे पेड़ों को बड़ा होते हुए देखा है, ठीक है, वो वहां उसकी ब्रांचेस जो है वो फैली हुई हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन हमने हटा दिया. हमने सिर्फ बोला एक पेड़ है वो खड़ा है और उसने इस जंगल को बदलते हुए देखा है. एज इवनिंग केम, और जैसे ही शाम आई, द फॉरेस्ट ग्रू क्वाइटर, अब शाम वाली बात बता दी हमने कि जैसे ही शाम आई तो फॉरेस्ट शांत हो गया, एंड एनिमल्स सेटल्ड इन फॉर द नाइट, और सारे एनिमल्स जो है वो शाम के लिए सेटल हो गए. द ट्री स्टूड टॉल वॉचिंग ओवर एवरीथिंग, और वो पेड़ अभी भी वहीं खड़ा है जब सारी चीजों को वो देख रहा है. आ रहा है समझ में कैसे आपको समरी लिखना है. 2-3 लाइन्स उठाओ, बार बार बोल रही हूं, 2-3 लाइन्स उठाओ, उसको सिंप्लीफाई करके पैराफ्रेज करके लिख दो, उसको सिंप्लीफाई करके पैराफ्रेज करके लिख दो, उसके की पॉइंट्स निकाल लो, उसका इंफॉर्मेशन निकाल दो, एक्स्ट्रा जो भी दिया है, जो भी टाइप्स दिए हैं उसके अंदर, जिन भी चीजों के बारे में बात की है, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उस डिस्क्रिप्शन को हटा दो. हमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना. और यही एक पॉइंट और हम ऐड कर देंगे, डू नॉट राइट द डिस्क्रिप्शन. पॉइंट नंबर 6 सेज डू नॉट राइट द डिस्क्रिप्शन. जिस पॉइंट के बारे में बात की है वो पॉइंट बता दो, उसका डिस्क्रिप्शन मत दो, क्योंकि पैसेज में डिस्क्रिप्शन दिया है, ये चीज ऐसे वो चीज ऐसे नहीं, सिर्फ एक चीज की किस चीज के बारे में बताया, ठीक, हाँ या ना. उसके डिस्क्रिप्शन को हटाओ. भाई कौन सी, उसे बताओ बस यूनिवर्सिटी में गए थे एपीजे अब्दुल कलाम, किस यूनिवर्सिटी में गए मत बताओ, ठीक है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, उन अवार्ड्स के नाम मत बताओ. दैट इज द डिस्क्रिप्शन जो तुम्हें नहीं बताना. आ रही है बात समझ में? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं आएगी बेटा जी बात समझ में. सिंपल सी मैं बात बताती हूं. अब एक लास्ट पैसेज और है, वो तुम रीड करो अभी की अभी, महात्मा गांधी जी के ऊपर, और फिर हम इसका समरी लिखेंगे. पहले आप रीड करेंगे, फिर मैं रीड करूंगी, और ये लास्ट पैसेज है. उसके बाद हमारा जो समरी राइटिंग टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा. जब भी फटाफट मुझे बता दो एकदम मजे से कि पढ़ लिया मैम, हमने रीड कर लिया. मैं चाहती हूं आप लोग रीड करो. चलिए, महात्मा गांधी born on 2nd October 1869 in पोरबंदर इंडिया was one of the most influential leaders in the history of India. ठीक है भाई, बहुत ही influential लीडर रहे हैं भारत के इतिहास में. He played a key role in India's struggle. उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत के स्ट्रगल में, आजादी के स्ट्रगल में ब्रिटिश रूल से. गांधी बिलीव्ड इन द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस की पावर में बिलीव रखते हैं, एंड ट्रूथ, सत्य की पावर में. ही एनकरेज्ड पीसफुल प्रोटेस्ट. उन्होंने हमेशा एनकरेज किए हैं क्या? पीसफुल प्रोटेस्ट, बाइकॉट एंड सिविल डिसोबीडियंस टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस.
बॉयकॉट किया बहुत सारी चीजों को, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सामने रखा, ठीक है, ताकि वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सके. He led the famous Salt March in 1930 to protest the British monopoly on salt production, which became a symbol of resistance. Gandhi also worked for the upliftment of the untouchables, whom he called Harijans, meaning children of God. He believed that every individual, regardless of their caste or background, deserved respect and equal treatment. तो यहाँ पर देखो सिंपल सी उनकी सारी जो है लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता दिया है. Gandhi's philosophy of non-violence influenced many leaders. उनकी जो अहिंसा की फिलॉसफी थी उसको बहुत सारे लीडर्स ने उससे बहुत सारे लीडर्स प्रभावित हुए. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे, नेल्सन मंडेला जी जैसे. डिस्पाइट फेसिंग इम्प्रिजनमेंट एंड पर्सनल लॉस, बहुत बार जेल में जाने के बावजूद और बहुत सारे खुद के लोगों को खो देने के बावजूद, ही कंटिन्यू टू एडवोकेट फॉर पीस एंड यूनिटी. वो लगातार शांति और एकता का पाठ पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे. ही वॉज असैसिनेटेड ऑन जनवरी 30, 1948 को उनकी मृत्यु हो गई, उनको हत्या कर दी गई. बट हिज टीचिंग्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन उनका ये जो नॉन वायलेंस वाला तरीका था ये लगातार इंस्पायर करता रहा है लोगों को पूरी दुनिया में. अब ये लिखा हमने समरी, देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं बताती हूँ. महात्मा गांधी born on 2 October was a key leader in India's struggle for independence from British rule. He believed in non-violence. भाई नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे, सत्य में बिलीव रखते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे. फेमस सॉल्ट मार्च किया उन्होंने 1930 में. गांधी ऑल्सो वर्क टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ अनटचेबल्स. उनकी जिंदगी सुधारने में भी काम किया, जिन्हें वो हरिजन्स बोलते थे. हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस इन्फ्लुएंस्ड लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला. ऑल्दो ही वाज असैसिनेटेड इन 1948, हालांकि उनको मार दिया गया 1948 में, उनका जो पीस और इक्वालिटी का पाठ था वो पूरी दुनिया को आज भी प्रोत्साहित करता है. हाँ या ना बोलो, बोलो हाँ या ना, करता है या नहीं, जल्दी से बताओ. अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस पैसेज को क्या टाइटल दोगे अपने समरी के ऊपर. टाइटल देना होता है ना. अब बताओ इसको क्या टाइटल दोगे. महात्मा गांधी जी के ऊपर है ये, बताओ. बहुत इजी है. महात्मा गांधी जी को क्या बुलाया जाता है? राष्ट्रपिता. बताओ टाइटल जल्दी से. आई वॉन्ट टू सी कितने बच्चे टाइटल दे पाते हैं, जल्दी से बताओ. जल्दी, कोशिश तो कर सकते हो ना बच्चा. बहुत सिंपल है. द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन. सिंपल, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है. तब तुम सोचने लग जाते हो पता नहीं मुझे क्या ही टाइटल देना. नहीं, अपने सिंपल अपने छोटा सा, ठीक है, आपको टाइटल देना होता है. तो यस, अब इन सब चीजों में जो मेन पार्ट है वो बेटा ये वाला पार्ट है जो मैंने बताया तुमको. वो है ये क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है. सबसे पहली बात की पॉइंट्स. की पॉइंट्स मतलब किन किन चीजों के बारे में बात हो रही है. जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में उनका जन्म बता दिया, और फिर हमने बता दिया कि वो किस चीज को मतलब सपोर्ट करते थे. हमेशा हर एक जगह में से हमने की पॉइंट्स उठा लिया, हर 2-3 लाइंस में से हमने की पॉइंट्स उठा लिया और उनको रीफ्रेज करके लिख दिया. सेम नहीं लिखा. अब रीफ्रेज करने के लिए हमें क्या लगेगा? रीफ्रेज करने के लिए हमें लगेंगे सिनोनिम्स. हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को निकाल देना है. और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को निकाल देने का मतलब ही क्या है? डू नॉट राइट द डिस्क्रिप्शन, कि हमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना. जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, वो नहीं लिखना है. हमें मेन पॉइंट्स का लिखना है और उसको एक फ्लो में अपना समरी बना देना है. आ रहा है समझ में? यस. जैसे बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं, अवार्ड्स के नाम दिए हुए होते हैं, ठीक है, उनके काम क्या क्या किए उन्होंने, ऐसी चीजें बहुत सारी इन्वॉल्व है ना. ऐसी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं. तो आपको क्या करना है? वो सब चीजें हटा देनी है और सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन. अब ऐसा नहीं है कि एक बार पैसेज पढ़ दिया और फिर लिखना शुरू हो गए. नहीं, पैसेज पढ़ा आपने अच्छे से, उसके बाद हमेशा 2-2 लाइंस उठाओ
हमेशा 2-2 3-3 लाइंस उठाओ और उन 2-3 लाइंस को शॉर्ट करके, फिर 3 लाइंस उठाई फिर शॉर्ट कर दिया उनको, फिर 3 लाइंस उठाई, सारा उसका डिस्क्रिप्शन हटा के शॉर्ट करके उसको लिख दिया, अच्छे अच्छे सिनोनिम्स से उसे पैराफ्रेजिंग कर दिया। अब ये ना सुन के बढ़िया लग रहा होगा, यहाँ पर देख के भी आसान लग रहा होगा कि मैम ने लिख दिया, जब खुद करने बैठोगे ना तो नहीं हो पाएगा। पहली बार में नहीं हो पाएगा, दूसरी बार में नहीं हो पाएगा, क्या तीसरी बार में भी नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। तो पेंसिल पेन कॉपी उठानी पड़ेगी और लिखकर देखना पड़ेगा, वरना एग्जाम में तुम्हें लगेगा मैम ने हमें बताया था, हमें पता है क्या करना है, पर जब तक उसका प्रैक्टिस। अब मुझे किसी ने बता दिया भाई देख स्विमिंग जो होती है ना, अगर तुझे तैरना है ना तो तू पानी में कूद, और पानी में कूद के ऐसे ऐसे अपने हाथ चला और ऐसे ऐसे अपने पैर चला, तू तैर जाएगा। ठीक है भाई, मुझे इस बारे में पता है ना, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है इसके बारे में। तो मैंने क्या किया भाई, मेरा अब एग्जाम आया, मेरे को कंपटीशन में जाना था, मैं चला गया कंपटीशन में, और अब मुझे तो पता है कि भाई स्विमिंग के लिए क्या करना होता है, हाथ चलाने होते हैं, पानी में कूदना होता है, पैर चलाने होते हैं, आप स्विमिंग कर देते हो। मैं गया एग्जाम देने, कूद गया पानी में, तो मैंने क्या हो, मैं डूब जाऊंगा ना, क्या मैं तैर पाऊंगा? नहीं, मैं डूब जाऊंगा। बस यही बता रही हूं कि तुम्हें सब कुछ पता होना और उसे अप्लाई करने में बस यही डिफरेंस है। डूब मत जाना नालायकों, हाथ जोड़ रही हूं तुमसे। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास कैसा लगा, डाउट्स कहां पर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स कहां पर आ रही हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।